सरदार जी आ गए। बोले पीछे हटो हनुमान ते सरदार सी। बोले कैसे? बोले दूसरे की बीवी के लिए तीसरे का घर जला के आए, ये काम सरदार। एक तो मस्ती में आ जाओ, हंसना है ना। अब देखो शहनवाज जी ने राजेश जी को तो खुद बुलाया और बुलाया, बड़े आराम से बुला लिया। राजेश से मेरी मोहब्बत है, यही कहा ना उन्होंने। अब उधर देखा, बोले अरे बलजीत भी है, कैसे कहूंगा बलजीत से मुझे मोहब्बत है। ये बात सरदार नहीं पकड़ सकती, पर अपन टेंशन ही नहीं लेते। अपन को पता है एक ने मोहब्बत दिखाई थी, आज तक रो रहा है। तो अपन टेंशन लेते ही नहीं। अभी राजेश जी ने क्या कहा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कोई लुगाई नहीं होती, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट। अभी राजेश जी हरियाणा के, और वो अंदर बैठे थे, वो कहाँ गए सर? वो भी हरियाणा के, सीताराम जी और बहुत सारे लोग हरियाणा के। और रूपाली जी आप तो नहीं है हरियाणा की, बट आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो उनको भी बताऊं, ये जो फायर डिपार्टमेंट में महिलाएं नहीं है ना, उसका कारण हरियाणा के लोग हैं। और ये जवाब भी आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ये सरदार नहीं बताएंगे। बता दूं? बता दो, क्या दिक्कत? मैं तो टेंशन लेती नहीं, परमिशन पहले ले ली सर, है ना। अब तो हमने बोलना है। इस डिपार्टमेंट में, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में महिलाएं होती थी। एक बार हरियाणा की एक ऊंची बिल्डिंग में आग लग गई। अब बिल्डिंग में आग लग गई, एक ताऊ जी ऊपर फंस गए। अब हरियाणा में तो जैसे जैसे बंदा बुजुर्ग हो जाता है वो रंगीन होता है। दूसरी स्टेट का तो आपको पता होगा, लेकिन हरियाणा का रंगीन हो जाता है। अब फायर डिपार्टमेंट में जो महिला थी उसने फायर प्रूफ सूट पहना, क्रेन से ऊपर पहुंची और जाकर उसने अपना हेलमेट उतारा और बोली चलो ताऊ जी आपको बचाने आई हूँ। हेलमेट उतारते ही ताऊ ने देखा घड़ी सुथरी। ताऊ बोला है छोरी इस आग दे तो तू मन्ने बचा लेगी, तन्ने देख के मारे कालजा में आग लगी, उससे कौन बचाएगा? बस उस दिन से ये कहा गया कि ये महिलाएं इस आग से तो भौतिक आग से बचा लेती हैं, पर दूसरी आग लगा लेती है, इनको नहीं ले जाना इस डिपार्टमेंट। और बाकी हम तो टेंशन लेते ही नहीं। सरदारों ने तो कभी टेंशन ली नहीं, वो तो जिस चीज को भी अपना बना लेते हैं। एक जगह लड़ाई हो रही थी हनुमान जी को लेकर। अच्छा एक चीज और, राजेश जी अभी कुछ गणतंत्र का मतलब सिखा रहे थे, उसमें कुछ ऐसा सिखाया कि गण और पति, भाई अपन तो अपने मतलब का सीख लिया, आज जाके अपने पति को कहेंगे कि हर 26 जनवरी पे तुम हमारे गणतंत्र हो, तुम गण हो, पत्नी का ध्यान रख लो। राजेश जी ने कहा है। अपन को तो अपने मतलब की बात सुनाई देती है, इसलिए टेंशन नहीं। अच्छा एक जगह हनुमान जी को लेकर लड़ाई हो रही थी और सारे धर्मों के लोग लड़ रहे थे। हिंदू कहने लगे हनुमान जी हमारे, मुस्लिम कहने लगे हमारे। अब पूछा गया तर्क दो, तो हिंदू ने कहा भगवान राम हमारे, तो फिर भगवान राम के शिष्य हनुमान, इसलिए हनुमान हमारे। मुसलमान से पूछा गया आप कैसे कह रहे हो हनुमान हमारे? मुस्लिम व्यक्ति ने जवाब दिया, बोले नाम देख लो, रहमान, सुलेमान, हनुमान। अब क्रिश्चियन भी आ गया, बोले हनुमान क्रिश्चियन थे। बोले कैसे? बोले जी जो काम करे नेक वो जीसस का बंदा एक। हनुमान जी ने सीता मैया को बचा के नेक काम किया, तो वो क्रिश्चियन। हुन सरदार जी आ गए, बोले पीछे हटो हनुमान ते सरदार सी। बोले कैसे? बोले दूसरे की बीवी के लिए तीसरे का घर जला के आए, ये काम सरदार। और इसकी अगली टिप्पणी देखो, और बिल्कुल बारीक बात कह रही हूं कि दूसरे की बीवी का कहना मानकर 10 साल तक देश की गद्दी पर चुपचाप बैठा रह जाए, वो भी काम सरदार। अपन तो टेंशन लेते ही ना, देते भी नहीं, जरूरत ही नहीं है, सामने वाले खुद लेते रहे। आप लोगों की यहाँ लड़की बड़ी हो जाती है, शादी के लिए लड़का ढूंढते हो। मैं तो ग्वालियर की बेटी हूँ, उस समय तो मोबाइल भी नहीं चलते थे।
आप लोगों के यहाँ लड़की बड़ी हो गई, शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है। हमारे यहाँ लड़की बड़ी हो जाए, शादी के लिए सरदार ढूंढा जाता है। अब एक सरदार जी ढूंढे गए जब मेरी शादी करनी थी। वो घर आ गए। जब ग्वालियर में मैं थी तो पापा मम्मी ने कहा कि एक कमरे में यहाँ तुम दोनों बैठ के चाय पियो और आपस में बात करो। बोले हम दूसरे कमरे में बैठे हैं। एक सरदार जी बिठा दिए सामने, टेबल बीच में। 5 मिनट हो गए चाय पीते जाए, बोले ही कुछ नहीं। मैं कहा सरदार जी कुछ तो बोलो। सरदार जी बोले पैण जी किन्ने पैण भरा। मैं कहा सत श्री अकाल वीर जी, चलो तुसी अभी तक एक भाई था, तुसी दूसरे हो गए। अच्छा उस समय मोहल्ले में चर्चा हो जाती थी, सारे मोहल्ले में चर्चा हो गई। जहां मैं जाऊं सब कहने लगे वो जेड़ा मुंडा आया सी उन्हों तू वीर जी क्या। मैं क्या हाँ। बोले वो तेन भैन बना गया। मैं क्या आहो। यही चर्चा होती रही। हूं तो मैं भी सरदार नहीं। फिर एक सरदार जी आए, फिर कमरे में वही हुआ, बिठा दिया गया। बोले आपस में बात कर लो। 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट। इस बार मैं बोली वीर जी कुछ तो बोलो। वो खड़े हो गए, बोले सत श्री अकाल, राखी वाले दिन आ जाऊंगा। अब सबने कहा इनको अकेले ही नहीं बिठाना। जो लड़का मम्मी डैडी ने पसंद कर लिया, मुझे और उनको अकेले ही नहीं बिठाया, सीधे शादी कर दी। लेकिन कब तक नहीं बिठाओगे। अब बिठाया जब शादी के बाद कमरे में, वो डरे बैठे कि बहन जी नहीं बोलना, मैं भी डरी बैठी वीर जी नहीं बोलना। 5 मिनट हो गए, मैं डरते डरते बोली कुछ तो बोलो। बोले अपने घर बता के आई है ना, आज रात यही रुकेगी। अच्छा फिर वो मुझे बोले चल तू एक गाना सुना दे। अपन ने जिंदगी में एक गाना सीखा था, भैया मेरे। ये हालत है हमारी। अच्छा फिर शादी के बाद हम गए शिमला घूमने। शिमला घूमने गए तो टैक्सी ड्राइवर को बोले कि तू परे हट, तू एक्स्ट्रा पैसे ले ले, पर तू टैक्सी में नहीं बैठेगा, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊंगा। सरदार जी ड्राइविंग सीट पे, हम साथ वाली सीट पे। अब सरदार जी शिमला में गाड़ी ले जा रहे हैं। इतनी तेजी से उन्होंने मोड़ काटा कि मैं तो डर गई। 2 3 4 मोड़ काटे। मैंने घूर के देखा। मैंने देखा सरदार जी तो बड़े आराम से बैठे थे। मैंने कहा सरदार जी इतनी तेजी से मोड़ काटते हो, आपको डर नहीं लगता। बोले डर तो तब लगे जब मोड़ काटते समय मैं अक्खां खुलियां रखा। बोले मोड़ आता है मैं आंखें बंद कर लेता हूं, कट गया ते सतनाम नहीं ते वाहिगुरू जी। वो दिन आज का दिन। मैंने तो कौन अपनी वाहिगुरू जी कराए, मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर। मैं नहीं उनको गाड़ी देती। अच्छा फिर आ गए दिल्ली। दिल्ली आके कहते हैं चल तुझे लाल किला घुमा कर लाता हूँ। मैं दिल्ली में मेहरौली की बहू। बोले चल तुझे लाल किला घुमा कर लाता हूँ। लेकिन अपने पास तब तो गाड़ी थी नहीं, तब तो था 2 व्हीलर स्कूटर। मैंने कहा ठीक है भाई, पतिदेव कह रहे हैं कि लाल किला घुमा कर लाते हैं। अपन तैयार हुए, स्कूटर के पीछे बैठ गए। एक रेड लाइट आई, रेड लाइट रेड थी। सरदार जी ने 80 की स्पीड में स्कूटर पार कर दिया। मैंने कहा सरदार जी रेड लाइट पर रोका ही नहीं, 80 की स्पीड में स्कूटर पार कर दिया। बोले सरदारा दा टशन है मौज ले। जितनी रेड लाइट आती गई 80 की स्पीड में स्कूटर पार करते गए। बोले सरदारा दा टशन है मौज ले। मैं भी मौज लेती बैठी रही। आईटीओ की रेड लाइट आई, वो गलती से ग्रीन मिली। सरदार जी ने ब्रेक लगा दी, चीन। मैं कहा सरदार जी 10 रेड लाइट पीछे मिली, वो तो रेड मिली, तब तो पार कर दिया 80 की स्पीड में। जहां ग्रीन मिल गई वहां रोक दी। बोले मूर्ख, इतना भी नहीं समझती। उधर से दूसरा सरदार टशन में मौज लेता आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा अभी नोटबंदी हुई, कितनी परेशानियां हुई सबको। जैसे ही नोटबंदी हुई, मेरे पति ने टीवी खोल के रोज टीवी देखना शुरू कर दिया। 8:30 बजे रोज टीवी लगा के बैठ जाते थे। मैं कहा क्या हुआ, रोज टीवी लगा के क्यों बैठ जाते हो। बोले 56 इंची सीना कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा जैसे। बोले मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि किस दिन मोदी जी बोले कि मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी पत्नी है ये सिर्फ 30 जनवरी तक ही मान्य है।
कारण जो पति एक 500 रुपए का नोट बदलवाने लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने कहाँ लाइन में जाए। अपन ने टेंशन ही नहीं ली। और बाबूजी आप जैसे एक हमारे, अब हो सकता है वो आप ही हो, और क्या मैं क्यों बताऊंगी। इधर बैठे हैं, एक उधर बैठे हैं। जिन दिनों ये नोटबंदी हुई, बैंकों में बड़े तमाशे हुए। कभी तो हाथ पे स्याही लगानी शुरू कर दी, कभी 2000 देने शुरू कर दिए। तो ये बाबूजी जैसे ही चले गए, उंगली पे लगा दी स्याही और 2000 रुपए भी दे दिए। बाबूजी ने कहा ये घर जाके धो लूं, उतर जाएगी। तो बैंक वाला बोला ये तो 6 महीने तक नहीं उतरेगी, चाहे किसी भी शैम्पू से धो लो। बाबूजी तो वहीं बैठ गए, बोले एक काम करते सिर पे लगा दे, 6 महीने तक ये डाई लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे सिर का नाम। अच्छा मेरे सरदार जी और महान है। जब मोदी जी ने कहा कि शादी का कार्ड दिखाओ 2.5 लाख ले जाओ, सरदार जी पहुंच गए, बोले दो 2.5 लाख। बैंक वाला बोला सरदार जी इतने 25 साल पुरानी शादी के थोड़ी दे रहे हैं। सरदार जी ने फेंक के कार्ड मारा, बोले एक 25 साल से ऑलरेडी परेशान हूं, 2.5 लाख के लिए दूसरी कर ली। अच्छा अब तो सर इतना बढ़िया हो गया कि सारी लेडीज इतने बढ़िया से बैठी हुई हैं। एक नोटबंदी के बाद मैं और अनिल जी, राजेश जी हम एक कार्यक्रम में गए, वहां पर सारी औरतें, हम उस कार्यक्रम में गए, सारी औरतें घूंघट में बैठी। अच्छा हम बड़े खुश हुए। अनिल जी ने कहा कि भाई मैंने पहला प्रोग्राम देखा है, आयोजक की बड़ी तारीफ की। बोले सर मैंने पहला प्रोग्राम देखा, आप तो भारतीय संस्कार लेकर घूम रहे हो, ये सारी औरतें इतना घूंघट किए बैठी हैं। वो आयोजक पास में आ गया अनिल जी के, बोला कोई संस्कार को नहीं, पार्लर वाले ने पुराने नोट लेने बंद कर दिए, तैयार हुई, कोई नहीं घूंघट काट के आ गई। अच्छा मैं हंसाती क्यों हूँ, मैंने हंसी क्यों चुनी है, 4 पंक्तियां आपको सौंप देती हूँ जो मेरे जीवन का उद्देश्य है। बाकी मैं अपने जीवन में जैसे मैंने बताया ऐसे कुछ भी सुनती हूँ तो मैं अपने जीवन में उतार लेती हूँ। बहुत सी बातें मैंने राजेश जी से सीखी, बहुत सी बातें शहनवाज जी से सीखी। और मैंने हंसाना क्यों चुना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है। वेरी गुड। चाहत और कुछ भी नहीं है, आप जिसको चाह लोगे वो चाहत है। हो सकता है दूसरे को वो अच्छा ना लगे, पर अगर हमें अच्छा लगता है वो हमारी। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। और रही बात, अभी राजेश जी ने सरदारों की बात कही, और हम सरदार सच में मस्ती में जीते हैं। अपने ऊपर हंसना सबसे बड़ा काम है और हम वही करते हैं। लेकिन एक बात कहती हूँ आपको कि सरदार वो नहीं जो सिर्फ चुटकुलों में आते हैं, सरदार वो नहीं जो सिर्फ चुटकुलों में आते हैं, सरदार तो वो हैं जब देश में खाद्यान्न की जरूरत पड़े तो 65% गेहूं पंजाब में उगाते हैं। सरदार वो नहीं जो सिर्फ चुटकुलों में आते हैं, सरदार तो वो हैं जब सरहद पर जरूरत आन पड़े तो 78% सिख रेजिमेंट सबसे आगे आते हैं। और आपको हकीकत से रूबरू कराती हूँ बिल्कुल ताज़ा। आपने देखा होगा कश्मीर में बाढ़ आई थी। सरदार वो नहीं जो सिर्फ चुटकुलों में आते हैं, सरदार तो वो हैं जब कश्मीर में बाढ़ आ जाए तो 1 लाख भोजन के पैकेट रोजाना गोल्डन टेम्पल से कश्मीर पहुंचाते हैं। और सरदार वो नहीं जो सिर्फ चुटकुलों में आते हैं, सरदार वो हैं जब नोटबंदी से मजदूर और लोग परेशान तो 7 क्विंटल लंगर की जगह 14 क्विंटल लंगर हर दिन बंगला साहब में बनाते हैं। और एक सरदार हमारे अपने पति देव जो बहुत ही बढ़िया है, कोई टेंशन हम लेते ही नहीं क्योंकि मस्ती में हम रहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी उनकी लड़ाई नहीं होती, लेकिन लड़ाई बहुत मजेदार होती है। कल ही मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले तंगा क्या हूं ऐसी पत्नी से, तू मुझे उठा ले। मैं कौन सी कम थी, मैं बोली हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, पत्नी की लगा। लेकिन हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं।
हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है। सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। और रही बात जिसके लिए जो आज का आयोजन है कि गणतंत्र दिवस की बात, तो आप देखिए कि जब हमारा तापमान 16-17 टेम्परेचर आ जाता है तो हम लोग कंबल शॉल ओढ़ लेते हैं। जब टेम्परेचर 12 आ जाता है स्वेटर शॉल निकल आती हैं। जब टेम्परेचर 8 आया रजाइयाँ, बिल्कुल मोटी मोटी रजाइयाँ हम लोग ओढ़ लेते हैं। और टेम्परेचर अगर पिछले दिनों आपने देखा कि 3 या 4, कपकपाती ठंड में दस्ताने, मफलर, टोपियाँ सब ओढ़ लेते हैं। ज़रा सोचिए कि -20 से -40 के बीच जो मशीन गने और गने लेकर हमारी रक्षा के लिए बैठे हैं, वो कैसे जीवन गुजार रहे हैं। एक बार सलाम दीजिए उन्हें। बहुत शुक्रिया जिन लोगों में देश प्रेम का इतना जज्बा हो। आज मुझे और एहसास हो गया कि कैसे लोग देश की खातिर हंसते हंसते जान दे देते हैं। और मुझे लगता है कि उस माँ का जिगरा कितना बड़ा होता होगा जो माँ अपने बच्चों को वहाँ भिजवा देती है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई मेरे परिवार से ही जाए या मेरे पड़ोस से या मेरे कुनबे से जाए। 4 पंक्तियाँ सौंपती हूँ कि यूं तो उसका तुझसे न मुझसे कोई नाता है। यूं तो, जो सेना के किसी सैनिक की बात कर रही हूँ, कि यूं तो उसका तुझसे न मुझसे कोई नाता है, पर मत भूलना उसको जो सरहद पर जाता है। मैं हंसूं तुम हंसो और हंसता मेरा देश रहे, इन खुशियों की खातिर वो खुद लिपट तिरंगे आता है। वाह वाह वाह। तस्वीर का एक पहलू था हंसाने की, हम आपको बहुत देर तक हंसा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदनाओं को भी लेकर जीती हूँ। जो जितना हंसा सकता है वो शायद संवेदनाओं को भी उतना ही ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकता है। आज तक आपने शहीदों की बात सुनी होगी, लोगों के मुंह से आपने वीर शहीदों के लिए बहुत सी कविताएं सुनी होगी। बहुत सी कविताएं मैंने भी शहीदों पर पढ़ी। लेकिन जिस वक्त करगिल युद्ध हुआ था हम सब अपनी आंखों से देखते थे, और जब करगिल को 10 बरस हुए थे, अचानक मैं टीवी देख रही थी और बहुत से ऐसे सीन थे कि आंसू टप टप बह रहे थे। तो उस वक्त मेरी कलम ने, मेरे दिल ने एक कविता बुन दी, और वो कविता उस शहीद पर नहीं है, उस शहीद के परिवार पर है। और कविता का शीर्षक है जिंदा शहीद। और मैं आशीर्वाद चाहती हूँ उस परिवार की कल्पना करना जिस परिवार से एक बच्चा गया हो, तो वो परिवार कैसा होता है हमारे यहाँ। हालांकि कई दिन बाद इस कविता को ला रही हूँ, लेकिन आज मन है कि आपके बीच जब ये देश प्रेम का जज्बा देखा तो मैं चाहती हूँ आप उस कविता को सुनिए। शहीद की शहादत अपनी जगह, पर उस परिवार को भी तो जानिए कि जब बेटा पैदा होता है तो हमारे हिंदुस्तान में एक प्रथा है कि हम लोग गांव वगैरह में थाली बजाते हैं। वहाँ से कविता शुरू करती हूँ कि पैदा हुआ बेटा बजाई गई थाली, पैदा हुआ बेटा बजाई गई थाली, फिर हर बरस घर में उस बेटे ने की पूजा तो मनी होली दिवाली। क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना, छोटे बच्चों को हम पूजा में आगे बिठाते हैं कि पैदा हुआ बेटा बजाई गई थाली, फिर हर बरस बेटे ने की पूजा तो घर में मनी होली दिवाली। फिर वो लाल धीरे धीरे बढ़ने लगा, ढेरों मोटी किताबें पढ़ने लगा। माँ उसे देखकर उसकी बलाएं उतारती थी, और जवां बच्चे को देखकर अपनी आंखों में हजारों सपने संवारती थी। जवां होकर बेटे ने माँ के हाथ एक लिफाफा थमाया, जवां होकर बेटे ने माँ के हाथ एक लिफाफा थमाया,
माँ ने देखा बेटे ने इंजीनियरिंग डॉक्टरी के सारे सपनों को ठुकराया। बेटा बोला माँ फौज में जाना चाहता हूँ, क्या आपका आशीर्वाद पाऊँगा? माँ आपका इकलौता बेटा हूँ, बतला दो क्या मैं फौज में जा पाऊँगा? माँ ने रख पत्थर कलेजे पे, माँ भारती धरती माँ ने रख पत्थर कलेजे पे माँ भारती को बड़ा बनाया और अपने इकलौते बेटे को सरहद पर भिजवाया। अब होली दिवाली वो बेटा घर ना आता था, या अब होली दिवाली वो बेटे घर ना आते थे, बस फोन पर ही माँ बाबा और बीवी बच्चों से बतियाते थे। ऐसे में एक दिन करगिल का एक ऐसा दिन भी आया जब बच गया मेरा करगिल, पर माँ का वो लाल बच न पाया। जरा सोचिए जिस बेटे क्या बीता होगा उस माँ पर, जिस बेटे के जन्म पर जिसे ढेरों मिली बधाई थी, क्या बीता दिल पर जब उसकी लाश लिपट तिरंगे घर आई थी। दे तोपों की सलामी तिरंगा उड़ा दिया गया और माँ के उस लाल को हमेशा के लिए सुला दिया गया। आज भी माँ को अनायास जब अपने बेटे की याद आती है, वो तत्काल फोन करने के लिए फोन को उठाती है, फिर याद आ जाता है कि बेटा तो है नहीं दुनिया में। माथे पर फोन वो बिलख जाती है, तब तन्हा की ये लेखनी कहे वो माँ जिंदा शहीद कहलाती है। जरा सोचिए जिस बेटे को चलने के लिए कभी अपनी उंगली थमाई थी, क्या बीता होगा उस पिता पर जब उस बेटे की लाश उसने कांधे उठाई थी। जरा सोचिए जिस बेटे को चलने के लिए कभी अपनी उंगली थमाई थी, क्या बीता होगा उस पिता पर जब बेटे की लाश कांधे उठाई थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि जवान बेटे की लाश अगर पिता उठाता है तो वो लाश पृथ्वी से भी भारी हो जाती है। तो जरा सोचिए क्या बीता होगा उस पिता पर जिस बेटे को चलने के लिए उंगली थमाई थी। आज उस बेटे की अर्थी उसने अपने कांधे उठाई थी। आज भी जब उस बेटे का जन्मदिन आता है तो पिता नम आंखों से फोटो के आगे एक मोमबत्ती जलाता है, तब तन्हा की ये लेखनी कहे वो पिता जिंदा शहीद कहलाता है। माँ बाप के सामने आंखों को नहीं भिगोती है, पर कमरे में जाकर देखिए बहना तकिए में मुंह छुपा कर रोती है। माँ बाप के सामने आंखों को नहीं भिगोती है, पर कमरे में जाकर देखिए बहना तकिए में मुंह छुपा कर रोती है। आज भी जब राखी आती है, बहना रेशम की एक डोर लाती है और जब फोटो के चारों ओर वो धागा लिपटाती है, तब तन्हा की लेखनी कहे वो रोती बहन भी जिंदा शहीद हो जाती। और जरा सोचिए जिस फौजी के नाम की बिंदिया माथे पर लगाई थी, जिसे सदा सुहागन का दे आशीर्वाद, लाल चूनर उड़ाई थी। और बारीक बात कह रही हूं उसे समझना, ऐसा नहीं कि सदा सुहागन का कह जिसे लाल चूनर उड़ाई थी, हमारी सदा सुहागन की दुआओं में असर कम नहीं था, पर अपना सुहाग माँ भारती को उस दुल्हन ने कर दिया अर्पण था। सदा सुहागन की दुआओं में असर कम नहीं था, पर अपना सुहाग उसने माँ भारती को कर दिया अर्पण था। आज भी शीशे के आगे जब वो दुल्हन लाल चूनर नहीं सफेद चूनर ओढ़ कर आती है, तब तन्हा की ये लेखनी कहे वो पत्नी जिंदा शहीद है। छुट्टी में घर आएंगे पापा, ये कह माँ बच्चों को सुलाती थी। छुट्टी में घर आएंगे पापा, ये कह माँ बच्चों को सुलाती थी, पर जिस दिन से हार टंगा फोटो पर, सबने पापा के आने की बात ही छिपा दी थी। छुट्टी में घर आएंगे पापा, ये कह माँ बच्चों को सुलाती थी, पर जिस दिन से हार टंगा फोटो पर, घर आएंगे पापा, सबने ये बात ही छिपा दी थी। फोटो में पापा देख देख जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब तन्हा की ये लेखनी कहे वो बच्चे भी तो जिंदा शहीद कहलाते हैं।
मेरी ये कविता ऐसे जिंदा शहीदों को लाखों सलाम करती है और ये कविता तन्हा उन शहीदों के नाम करती है। वाह वाह। जय